Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you। और मैंने कुछ वीडियोस पहले डाला हुआ था जो यूएस फेड पॉलिसीज मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक्स, बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्शंस, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, मॉनेटरी टाइटनिंग, ये सब में क्या इम्पैक्ट शेयर मार्केट्स में पड़ सकता है। ये एक चीज़ हमें ध्यान रखना है क्योंकि जो भी हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ये सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस इन्फ्लेशन की दोबारा बात करेंगे, कल हमने शेयर मार्केट का बात किए हैं और आज फूड मार्केट्स में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, फूड इन्फ्लेशन। बिकॉज जहाँ भी आप देखेंगे चाहे वो चावल हो, वीट हो, ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, पाम ऑयल हो, जो फूड के लिए हम यूज़ करते रहते हैं, हर चीज़ बढ़ता रहता है और इसका कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट आज इस वीडियो में बताएंगे। और ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएएस आईपीएस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा मगर इसमें जो हम जानेंगे वो डाटा कहीं भी इस तरह रिलेटेड क्वेश्चंस में यूज़ किया जा सकता है। और इन्फ्लेशन का हम देखेंगे, आज की डेट में हर जगह इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। यूएस में 8.5% का इन्फ्लेशन, यूरोप में 7.5 है, इंडिया में 7% का इन्फ्लेशन है। तो इस वजह से सभी गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर रहे हैं थ्रू देयर मॉनेटरी पॉलिसीज़, क्योंकि ये माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, बट उसके साथ कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है, ग्रोथ सफ़र होता है। ये तो पहले भी वीडियोस में मैं समझा चुका हूँ कि बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है, एक्रोबेटिक वॉक है। तो हमें मालूम कैसे होता है कि फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा होता है? इसका एक इंडेक्स होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ इंडेक्स है। वो आज की डेट में 150 पहुंच गया है भाई साहब। तो जो 2020 में जो दाम था उससे 70% दाम बढ़ गया है। कुछ लोग जैसे कह रहे हैं ना रशियन यूक्रेन वार की वजह से हो रहा, भाई ये रशियन यूक्रेन वार की वजह से थोड़ा बहुत हुआ होगा मगर ये अप्रैल 2020 से ही ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। रशियन यूक्रेन वार भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रशिया और यूक्रेन दुनिया का 25% वीट वो सप्लाई करते हैं। इसका मतलब है 52 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करते थे रशिया और यूक्रेन, मतलब 25% है। दुनिया का टोटल कंजम्पशन ऑफ वीट अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन मेट्रिक टन्स है। और एक और चीज़ हम देखेंगे, रशियन वीट है, यूक्रेन वीट है, इंडियन वीट है, यूएस में भी एक वीट है, हॉट रेड विंटर वीट कहते हैं उसको, वो भी देखेंगे। मार्च में 300 पर टन था, आज की डेट में 500 पर टन। चलिए ये तो बड़ा लोकलाइज्ड यूएस न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ वीट नहीं, आप वेइस देखेंगे, वेइस में 44% प्राइस इंक्रीज है। सोया देखेंगे 25% इंक्रीज हो गया है। मीट, पोल्ट्री मीट 100% इंक्रीज हो गया है। और उसके साथ पाम ऑयल देखेंगे 66% की इंक्रीज हो गया। हर चीज़ दाम बढ़ता जा रहा। तो ये एक चीज़ लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। ये चावल का प्राइस कम होता जा रहा है क्योंकि उसका प्राइसेस 20% कम हो चुका है। कुछ हद तक इंडिया जो है 20 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया है। जनरली ये माना जाता है ग्लोबल डिमांड 50 मेट्रिक टन्स है, क्योंकि राइस ईटिंग कंट्रीज पूरा दुनिया में ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत एशियन कंट्री। तो इंडिया का चावल एक्सपोर्ट है 20 मिलियन मेट्रिक टन्स है। ये भी बहुत ज़रूरी है, कोई प्रिलिमिनरी हो, एसे हो, इंटरव्यू हो, ये पॉइंट थोड़ा सा डाटा आप दे सकते हैं जब भी फूड की बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन के बारे में पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस में मैं समझा चुका हूँ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये एक और चीज़ है जिसको कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तीनों का मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी एक ही चीज़ को
बहुत ही ज़्यादा लोग डिमांड कर जाते हैं तब भी प्राइस इंक्रीज हो जाता है। डिमांड ज़्यादा हो गया, इतना डिमांड नहीं है कभी कभी, फिर भी प्राइस ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि इनपुट कास्ट्स बढ़ जाता। आज की डेट में चाहे मेटल हो, स्टील हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, पैलाडियम, रेडियम, हर चीज़ कमोडिटी प्राइसेस जब बढ़ जाता है, प्राइसेस इंक्रीज, डिमांड इतना ज़्यादा नहीं है मगर इनपुट प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से भी प्राइस बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन है। बाकी वीडियोस में मैं पूरा समझा चुका हूँ, ये सब बाकी वीडियोस देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये सब वीडियोस मिल जाएगा। तीसरा है एक्सपोर्ट पुल इन्फ्लेशन। चावल मान लीजिए यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है तो क्वांटिटी कम हो जाता है, तो डिमांड बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ जाता है। इसलिए तो कभी कभी आप देखे होंगे गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट को बैन कर देते हैं। तो आज की डेट पे क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है। आज की डेट में 78 पहुंच गया, हो सकता है कुछ लोग कहते हैं 80 तक पहुंच जाएगा ये। तो जब भी डिप्रिसिएशन होता है तो आईटी कंपनीज का शेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए डॉलर्स कम से कम देना पड़ता है, इस वजह से उनका सेल्स बढ़ जाता है और प्रॉफिट्स भी बढ़ जाता है। तो एक तरह उनके लिए चांदी है बट बाकी लोगों के लिए इन्फ्लेशन है। ऐसे ही आप देखेंगे जब भी रुपी डिप्रिशिएट होता है तो चाहे जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो गेहूँ हैं, चाय हैं, वो सब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है, क्योंकि स्टॉक कम है, बाकी तो एक्सपोर्ट हो गया है, उस पर ज़्यादा डिमांड होता है तो प्राइस बढ़ जाता है। हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में आप देखेंगे व्हीट का स्टॉक्स बहुत कम हो चुका है। कहाँ? सेंट्रल व्हीट पूल में। लोग ये कहते हैं कि इतने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए गारंटी दी है। प्राइम मिनिस्टर का कुछ योजनाएं हैं, आईएएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का गरीब कल्याण योजना है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ कमिटमेंट किए हैं कि हम फ्री व्हीट सप्लाईज करेंगे। अगर पूरा व्हीट एक्सप्लोर्ट हो जाता है, कुछ समर की वजह से कुछ ख़राब भी हो जाता है, प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, कभी पानी नहीं है, कभी बारिश ज़्यादा हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो गवर्नमेंट के पिछले साल 44 मेट्रिक टन्स है, मगर आज की डेट में रबी मार्केटिंग सीजन में सिर्फ 17% प्रोक्योर कर पाएंगे, क्योंकि फार्मर्स गवर्नमेंट को नहीं भेज रहे हैं, फार्मर्स सब प्राइवेट प्लेयर्स को भेज रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स का जो प्राइसेस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एमएसपी जो कह रहे हैं उससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे, ये कहानी है। साथ साथ एक और कहानी है, 2015 से लेके 2020 तक देखेंगे फूड प्राइसेस इतना था ही नहीं, कम से कम था। जैसे ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, मैं पूरा ग्लोबल ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे फूड प्राइस इंडेक्स जो कह रहे हैं, जो आज की डेट में 150 से ऊपर पहुँच गया है, उस जमाने में सिर्फ 98 था। तो दोबारा ही अपसाइकिल हो रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है। ऐसे ही एक बार 2008 से लेके 2014 तक में भी यही स्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन फूड ग्रेन्स में हो गया था उस टाइम। और उस टाइम का कारण तो 50 हो सकता है, उसका तो हम घुसेंगे नहीं है, मगर आज की डेट में फूड प्राइसेस बढ़ने का मेन कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन। कल भी मैंने इसके बारे में बड़ा डिटेल तरीके से आपको समझाया। लिक्विडिटी इंजेक्शन का मतलब गवर्नमेंट ने इतना पैसा मार्केट में फेंक दिया है, सिर्फ इंडिया नहीं है, G20 कंट्रीज जितने भी है, लूज मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं भाई साहब। लूज फिस्कल मॉनिटरी पैसा का मतलब है लिक्विडिटी बढ़ाओ, मार्केट में जितना पैसा घुसा सकते हो घुसाओ, ताकि पैसा रोटेशन में चले। इन्फ्लेशन तो होगा कोई बात नहीं, मगर लोगों के हाथ में तो पैसा आएगा कंजम्पशन के लिए। जैसे हमने मोनोपोली ट्रेड गेम तो हमने खेला हुआ है, आप सब तो खेला होगा ज़रूर मोनोपोली। कोई साउथ में ट्रेड कहते हैं, कोई उस गेम में मकान खरीद रहा, कोई होटल खरीद रहा, कोई किराए पे रहा। वहाँ पे एक बैंकर होता है बाहर, वो गेम में नहीं है, वो बाहर बैठे बैठे सबको पैसा देगा। उसका मकसद गेम जीतना नहीं है, मगर उसका
ऑब्जेक्टिव है बाहर बैठ के सबको पैसा देगा और कोई खरीद रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, लेन देन हो रही है, स्टॉक मार्केट में डाल रहा है, कुछ भी इंडस्ट्री लगा रहा है, तो वो पैसा क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा क्योंकि ये जो भी लेन देन चल रही है उसमें उसको टैक्स मिलेगा, उसके कुछ टैक्स, उसको टैक्स से मतलब है, उसको गेम जीतने में कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही रिजर्व बैंक भी क्योंकि ऐसे टाइम पे इतना पैसा मार्केट में फेंक दिया लिक्विडिटी बढ़ाने का चक्कर में, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी है। उस टाइम क्वांटिटेटिव ईजिंग किया, मार्केट में फैला दो पैसा, लिक्विडिटी बढ़ाओ ताकि ग्रोथ चलते रहे और रिसेशन ना हो, क्योंकि कोविड के बाद ये ज़रूरत थी इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सबके लिए। इसलिए उन्होंने ये किया क्योंकि टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजीज बदलना है, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा किया, कभी प्यार सी के बात किया, कभी डांट के बात किया, तो कभी स्वीट्स खाते हैं, कभी शुगर खाते हैं, जैसे जैसे कभी तीखा खाते हैं, मतलब हर टाइम पे जो खाना चाहिए वो हम खाते हैं। ऐसे ही टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशंस ये मॉनेटरी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। कभी क्वांटिटेटिव ईजिंग है, कभी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है, कभी बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्शन है, कभी बैलेंस शीट एक्सपेंशन है, कभी इंटरेस्ट रेट्स घटता है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। ये सब मैंने कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक समझा चुका हूँ। दोबारा आप वीडियो सब चैनल सब्सक्राइब करके वो सब वीडियोस आप देखिए। अभी क्या प्राइसेस को कूल डाउन करना है तो ये कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सभी कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई शॉर्टेज हो चुका है क्योंकि रशिया यूक्रेन 25% वीट सप्लाई करते थे, मतलब 50 मिलियन मेट्रिक टन्स अगेंस्ट ग्लोबल डिमांड ऑफ 200 मिलियन मेट्रिक टन्स है। तो बाकी कंट्रीज में अपना प्रोडक्शंस बढ़ाना चाहिए वीट का, सिर्फ अपने कंट्रीज के लिए सेल्फिश तरीके से करना नहीं है। ये एक तरह का ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आपको मालूम होना चाहिए यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, भाई ये सब जो है वीट प्रोडक्शन कंट्रीज है। और इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा कर नहीं सकता क्योंकि आप इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट कैपेसिटी देखेंगे, मेरे ख्याल में कितना 10 इतना नहीं है, 10 मिलियन मेट्रिक टन है शायद मेरे ख्याल में, मगर थोड़ा सा गैरेज में से वेयर उसमें से निकालेंगे 20-25 हो सकता है, मगर फ्रैंकली बस 10 मिलियन मेट्रिक टन है। वर्ल्ड मिलियन तो 200 मिलियन मेट्रिक टन है। राइस में तो थोड़ा बहुत फर्क किया जा सकता है इंडिया, मगर वीट में हो नहीं सकता। इसलिए जो भी कंट्रीज हमने बात किया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, ये सब हाथ मिला के करना चाहिए वीट प्रोडक्शन को। और आज की डेट में वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट ने कमिट किया है, गरीब योजना, कल्याण गरीब योजना, और तो उस कमिटमेंट को कैसे कीप अप करेंगे भाई? तो गवर्नमेंट के हिसाब से क्या करना चाहिए, आज की डेट में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए भाई, क्योंकि टाइम टू टाइम ये सब माइंड में रखना है, अदरवाइज सॉवरेन कमिटमेंट फेल हो जाएगा और वो ठीक नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा इंसेंटिव दे दिया फार्मर्स को, उनको थोड़ा सा रोक दिया, क्योंकि आज की डेट में करना है, क्योंकि आज की डेट में करेंगे तभी अपना प्लांटिंग सीजन में फार्मर्स अपना प्लांट करेंगे। ये कोई पॉपकॉर्न या काफ़ी नहीं है कि दूध गर्म कर दिया काफ़ी बन गया, भाई ये वीट प्रोडक्शन है। क्योंकि आज की डेट में पहले सीड डालेंगे, फिर वीड निकालेंगे, फिर पानी डालेंगे, ये वो, फिर फसल करते करते 6-7 महीने लग जाता भाई, जेस्टेशन पीरियड है बहुत। तो आज से ही प्लानिंग इस पे बहुत ही ज़रूरी है। और एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं कभी कभी, भाई ये सब तो शॉर्टकट है, क्विक फिक्स सॉल्यूशन है। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बंद कर देते हैं, भाई ये तो सबको पता है, एक्सपोर्ट बैन से कुछ नहीं होने वाला भाई। हमें बैन करने से ये तरह का ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे हट रहे हो भाई। दुनिया में लोग मर रहे हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन से 25% सप्लाई ऑफ वीट अगर हो रहा है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सब लोग सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अगर दुनिया का 25% डिमांड कम हो चुका है, ये कंट्रीज का मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड। ये नहीं है कि अपना देश के ही करते रहेंगे, क्योंकि जब हम एक चीज़ कहते हैं बाकियों को कहते हैं, अपने पे भी लागू है। तो एक्सपोर्ट बैन्स जो है नॉट अ सोल्यूशन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में पूछ लेंगे भाई, आप एक्सपोर्ट बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में पूछेंगे क्या लिखेंगे, ये सब लिखना है, क्यों होना चाहिए, क्या अगर लिखना हाँ होना चाहिए करके बंद कर देंगे, आपका क्वेश्चन 0 मिलेगा आपको।
तो ये सब कारण बताना आपको, क्यों, क्या, कॉन्टेक्स्ट वगैरह, ये सब ठीक ठाक लिखेंगे, डाटा डालेंगे, तभी आप आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। बस ये क्वेश्चन करने से नहीं, इस तरह 15,000 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, 15,000, तभी 5-6 क्वेश्चन जो लिखेंगे उसको ठीक ठाक लिख के आप आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। आईएएस ऑफिसर बनना इतना ईजी नहीं है, बड़ा हार्ड वर्क करना। 15,000 क्वेश्चन आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो सब्सक्राइब करो भाई, इतने सारे टॉपिक डाला हुआ हूँ, वो पूरा पढ़ो आप, पूरा पढ़ के धीरे धीरे डेली बेसिस पे ये सब धीरे धीरे 4-5 टॉपिक डेली बेसिस पे करते रहो। और कभी आप 1-2 साल के बाद थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पे आपका होल्ड होगा। ये नहीं है कि मतलब कोई बुक खरीद के पूरा पढ़ लिया तो आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, नहीं, डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत पढ़ के आपके नॉलेज को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। ओके जी, दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टू वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।